चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड। आज के इस वीडियो में 6 सितंबर 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में जो हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न था कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर, यानी कि 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया। हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार के 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी हमने ये भी आपको दिया था, आपको याद होगा, बिहार और इसके अतिरिक्त एक और राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां से सबसे अधिक शिक्षक का चयन ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किया गया। ये ध्यान रखिएगा, 3 शिक्षक बिहार और आंध्र प्रदेश से क्रमशः चुने गए। और वहीं पे दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है या फिर लॉन्च किया है। तो राइट आंसर होगा नासा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। बताएं कि उसकी सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितने मीटर की थी, जिसको लेकर नीरज चोपड़ा ने यहां पर अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो राइट आंसर होगा 88.17 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने यह पुरस्कार या फिर यह खिताब अपने नाम किया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जो भी छात्र बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, आप इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। जिस प्रकार से हम यहाँ पर बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स का संग्रह दे रहे हैं, नो डाउट ये फ्री में आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। ये यूट्यूब पर सारे लेक्चर फ्री होते हैं, जिसके माध्यम से अपनी तैयारी को आप एक नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ फाइल टेस्ट वगैरह वो आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलता है, वो पेड होता है, तो आप चाहें तो उसे भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देरी न करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार किस जिले में अवस्थित गांधी स्टेडियम का नवीनीकरण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बरौनी रिफाइनरी द्वारा किया जाएगा। ये बहुत ज्यादा अभी खबरों में है। पूछा गया है कि किस जिले में अवस्थित गांधी स्टेडियम का नवीनीकरण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बरौनी रिफाइनरी द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि गांधी स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है, तो बिहार के बेगूसराय में है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें, जहां से एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे। बहुत सारे छात्रों को हमने देखा कि सिर्फ प्रश्न और आंसर को पढ़ लेते हैं, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर आप बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो विश्लेषण सहित आपको पढ़ना चाहिए। वो सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान रखना चाहिए जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में प्रश्न को पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। खास करके बीपीएससी एग्जाम में जहां पर 150 प्रश्न होते हैं, इसमें से 40 प्रश्न करंट अफेयर्स का होता है। एक बहुत बड़ा पोर्शन ये कवर करता है करंट अफेयर्स। नो डाउट अगर इसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, तो सिलेक्शन समझिए आप यहां से प्राप्त कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित गांधी स्टेडियम का नवीनीकरण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बरौनी रिफाइनरी द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरण दायित्व के तहत किया जाएगा। अच्छा, इसको लेकर अभी हाल ही में इसका शिलान्यास भी किया गया। हालांकि एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि 2,40,00,000 की लागत से यह नवीनीकरण कार्य किया जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बरौनी रिफाइनरी द्वारा, जो कि आपको ध्यान रखना है। यह गांधी स्टेडियम का नवीनीकरण किया जाएगा जो कि बिहार के बेगूसराय में अवस्थित है। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि जिसका शिलान्यास 3 सितंबर 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो बात हुई बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले के बारे में हालिया 2-3 पॉइंट हमने ऐसे बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अच्छा, यहाँ पर इसमें जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि जुलाई 2023 में, एक्चुअली में यहाँ पे जुलाई 2023 नहीं बल्कि यहाँ पे मिस से टाइपिंग हुआ है, 2022 होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। जुलाई 2022 में बरौनी रिफाइनरी ने अगस्त 2022 से हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की थी। ये घोषणा हुई थी जुलाई 2022 में, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगस्त 2022 से
इसका उत्पादन शुरू करने की बात कही गई थी। हालांकि वर्तमान में इसका उत्पादन यहाँ से हो रहा है। अच्छा, यह बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। आपको ध्यान रखना है कि जो कि सोवियत संघ की मदद से लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से 1964 में स्थापित किया गया था। स्थापना से संबंधित कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ये ईस्वी यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, यहाँ पर देखिए बेगूसराय जिला की बात हुई है। बेगूसराय के बारे में कुछ जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था। आई होप कि आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेगूसराय के बारे में आपको जानकारी दे दूं। एक्सपोर्ट इंडेक्स को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कुछ समय पहले। ये एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था और ओवरऑल बिहार को जो एक्सपोर्ट इंडेक्स में रखा गया, ये 22वें स्थान पर रखा गया था। ये नोट कीजिएगा। और अगर हम बात करें बिहार के जिलों की, वर्तमान में जो बिहार में 38 जिले हैं, इसमें बेगूसराय एक्सपोर्ट इंडेक्स के तहत यानी कि निर्यात के मामले में बिहार में बेगूसराय जो जिला है वो अव्वल रहा था। ये यहाँ से नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन पहले ही ये जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। तो ये तो रही बात यहाँ पर इस पहले प्रश्न से संबंधित, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रिलेटेड फैक्ट भी यहाँ से संबंधित आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। क्योंकि यहाँ पर हमने बरौनी रिफाइनरी की चर्चा किया, तो ऐसे में यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट को देखिएगा, ये इसी से संबंधित है। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। जैसे कि चौथा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की भी घोषणा हुआ, इसके तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का जो पुरस्कार मिला, ये बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने, ठीक है। अब यहाँ पर चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले, दूसरे, तृतीय और चतुर्थ संस्करण के बारे में, ठीक है। कॉमन रूप से यहाँ से भी प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो पहला संस्करण 2018 में, दूसरा 19 में, तीसरा 20 में और चौथा बिहार के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पर उड़ीसा और तृतीय स्थान की बात करें तो संयुक्त रूप से बिहार और आंध्र प्रदेश को इसमें रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। ये इसका चौथा संस्करण था, 2022 वाला भी हाल ही में जारी हुआ था, तो ये आप यहां से नोट कीजिएगा। अच्छा, एक ऑफर हमने आपको दिया था शिक्षक दिवस के अवसर पर, ये 6 तारीख तक यानी कि आज 12 बजे तक, मध्य रात्रि तक ये आपके लिए वैध है। आपको ध्यान देना है कि इस ऑफर का लाभ उठाकर आप इस कोर्स को एक नॉमिनल सा फी पर आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्रोमो कोड है GURU70, यानी कि इस कोर्स में गुरु 70 प्रोमो कोड अप्लाई करके आप 70% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो भी छात्र इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिए। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज आदि इंक्लूडेड है, जिसके माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी का आप सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है और इस संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। देखिए, अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई और प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन सा विकल्प सत्य है। हमें सत्य कथन या फिर सत्य विकल्प की पहचान करना है। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न बने तो सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। जैसे कि पहला विकल्प है कि सभी वर्गों को 50% अनुदान मिलेगा। इस रिपोर्ट में या फिर जो अभी हाल ही में अनुदान देने की घोषणा हुई राज्य सरकार के द्वारा, इसमें कहीं भी ये बात का जिक्र नहीं है कि 50% का अनुदान दिया जाएगा, तो इसलिए ये विकल्प हमारा असत्य हो जाएगा। बिहार के बाहर की गाय खरीदने पर ही अनुदान मिलेगा, ये कथन हमारा सत्य है, ठीक है। हमें सत्य की ही पहचान करना था। दो विकल्प और है, उसे भी देख लेते हैं। केवल SC ST को अनुदान मिलेगा, ये असत्य है। और अगला जो विकल्प है, केवल अनपढ़ों को अनुदान मिलेगा, तो ये भी असत्य है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि बिहार के बाहर की गाय खरीदने पर ही सिर्फ और सिर्फ अनुदान मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ कंडीशन भी है, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह अहम निर्णय लिया है, ठीक है। इसके पीछे रीजन यही है कि बिहार में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाए। इसके तहत जो कंडीशन, जो नियम व शर्तें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार के बाहर की गाय खरीदने पर ही अनुदान मिलेगा। 2 से 4 गाय पर सामान्य वर्ग के लिए 50% अनुदान तथा OBC तथा SC ST को 75% अनुदान मिलेगा। और वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो 15 से 20 गाय की खरीद पर सभी वर्गों को 40% का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ 4 पॉइंट है जो कि इससे संबंधित है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में
जुलाई मई जून के आसपास ये रिपोर्ट आई थी 2023 में। इस रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादन में या फिर इस मामले में राजस्थान सबसे आगे है, हालांकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार की बात करें तो दूध उत्पादन में बिहार इस समय नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर 10वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं इसे ही ऊपर लाने के लिए, यानी कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में ऐसी घोषणा किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर दूध की बात हुई तो ऐसे में एक जानकारी हमने आईआईटी मद्रास के बारे में कुछ समय पहले दिया था। आईआईटी मद्रास ने एक ऐसा मिल्क किट तैयार किया है जिसके माध्यम से दूध में जो मिलाने वाले उत्पाद होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, खास करके सॉल्ट, यूरिया, सौंफ, डिटर्जेंट, ये सभी चीजें जो दूध में मिलाए जाने वाली चीजें होती है, जो मिलाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। एक 3D पेपर का निर्माण किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये चंद सेकंड में ही दूध में मिलावट का पता लगा लेती है। तो ये ध्यान रखिए, आईआईटी मद्रास के द्वारा अभी हाल ही में इसका निर्माण किया गया था। अच्छा, आईआईटी मद्रास की बात हुई है तो ऐसे में एक जानकारी ध्यान रखिए, आईआईटी मद्रास ने भारत के बाहर तंजानिया के जंजीबार में अपना एक परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला आईआईटी मतलब संस्थान है या फिर प्रौद्योगिकी संस्थान है। अच्छा, एक जानकारी और भी, जबकि दूसरे संस्थान की बात करें तो दूसरा संस्थान है आईआईटी दिल्ली, जो कि भारत के बाहर यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करा दूं, एग्जाम आपका नजदीक है तो हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। हालांकि यहाँ पर वो सारी चीजें हमने आपके समक्ष रखा जहां से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। अभी जो हमने चर्चा किया दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश में जो रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया। मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। उसके अतिरिक्त इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन किया गया। मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की हम बात करें तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम में परिवर्तन करते हुए इसे नया नाम दिया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अच्छा, इसके अतिरिक्त कर्नाटक राज्य की बात करें तो बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नया नाम दिया गया क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन की बात करें तो गुलबर्गी रेलवे स्टेशन इसे कर दिया गया, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो ओशीवारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर राम मंदिर रेलवे स्टेशन किया गया। जबकि बात करें एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन की तो इसे नया नाम दिया गया प्रभा देवी रेलवे स्टेशन। इतवारी रेलवे स्टेशन की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन, इसे एक नया नाम दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसे जरूर पूरे के पूरी एकदम से रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं उद्यान निदेशालय की एक हालिया रिपोर्ट के बारे में। दरअसल यहाँ पर दुग्ध उत्पादन की हमने चर्चा किया तो उसे में कुछ जानकारी है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिहार के संदर्भ में चीजों को हमने सम्मिलित किया है। लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में वर्तमान में बिहार देश में पहले स्थान पर है। आलू के उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर, आम और शहद के उत्पादन में चौथे स्थान पर, केला के उत्पादन में बिहार अब देश में 7वें स्थान पर है। हालांकि प्रतिशतता के दृष्टिकोण से वो चीजें यहाँ पर आगे लिखी गई, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इस तरह के रेगुलर पोस्ट फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराई जाती है हमारे टीम के माध्यम से, आप चाहे तो वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। सितंबर 2023 में भारत सरकार किस अवधि को साक्षरता सप्ताह मना रही है? तो राइट आंसर होगा 1 से 8 सितंबर 2023। ठीक है, इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर आपकी समझ है कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इस अवसर पर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह मना रही है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए, ध्यान रखिएगा 1 से 8 सितंबर 2023 तक। अच्छा, इस अभियान या फिर ये जो सप्ताह आयोजित किया जा रहा है इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो यह अभियान प्रत्येक नागरिक को पूर्ण साक्षरता के प्रति उजागर करेगा। साथ ही इसका एक उद्देश्य यह भी है कि उल्लास मोबाइल ऐप पर शिक्षार्थियों और स्वयंसेवकों के लिए पंजीकरण की संख्या में वृद्धि होगा। तो ये इसका 2 उद्देश्य है जिसको लेकर अभी हाल ही में ये साक्षरता सप्ताह 1 से 8 सितंबर 2023 तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करेंगे।
यहाँ पर उल्लास मोबाइल ऐप की हमने चर्चा किया। कुछ समय पहले हमने जानकारी आपको दिया था कि उल्लास ऐप का जो अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया, ये भारत के यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया था। वही जानकारी यहाँ पर लिखी गई कि अगस्त 2023 में यानी कि पिछले महीने में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसका जो पूरा नाम है उल्लास का यह है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, अर्थात उल्लास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। किसने? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। हालांकि इसके साथ उन्होंने जन जन साक्षर का भी नारा दिया था, तो ये भी यहाँ से नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि तमाम पीडीएफ फाइल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है, आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बात हुई शिक्षक शिक्षक नहीं बल्कि साक्षरता दिवस की, शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं विश्व साक्षरता दिवस की। अच्छा, विश्व साक्षरता दिवस हमारी जिंदगी में एक बड़ा रोल रखता है, क्योंकि इसी दिन यानी कि 8 सितंबर को ही ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 8 सितंबर को ही मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करता हूँ। अभी थोड़ा सा वक्त है, सोचा मैं यहाँ पर साक्षरता दिवस की चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ी जानकारी आपको यहाँ से दे दूं, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो 8 सितंबर को हमें विश कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक ऑफर के बारे में जो जानकारी हमने दिया था वही है। तो फिलहाल आप लोग इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2023 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 5.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5.5% से बढ़ाकर कर दिया गया है 6.7%, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2023 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 5.5% से बढ़ाकर 6.7% या फिर फीसदी कर दिया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त कई संस्था और भी है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न संस्था द्वारा भारत का विकास दर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वित्त वर्ष 2023-24 की, और ये कब जारी हुआ वो भी यहाँ पर हमने जिक्र किया है, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आधार पर अप्रैल 2023 में जो रिपोर्ट आई, 5.9% विकास दर रहेगा भारत का। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के आधार पर 7.8%, ये रिपोर्ट आई थी अप्रैल 2023 में। विश्व बैंक के आधार पर 6.3%, ये भी रिपोर्ट अप्रैल 2023 में आई थी। अच्छा, यहाँ पर विश्व बैंक की चर्चा हुई तो अभी हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा, आपको ध्यान रखना, भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। अब यहाँ पर अगला है स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार 6%, क्रिसिल के अनुसार 6%, और अभी हाल ही में ये फिच का रिपोर्ट आया था, इसके आधार पर भी 6% रहने का आकलन किया गया। तो ये कुछ वैसे संस्था है जहां से कॉमन रूप से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एनपीसीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई से कितने मिलियन मासिक लेन देन का एक रिकॉर्ड बना है? अगस्त 2023 के आधार पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 10 मिलियन का ये रिकॉर्ड बना है। अच्छा, यहाँ पर इसको विस्तार से समझते हैं ये क्या कह रहा है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यूपीआई भारत में सभी रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए प्रमुख संगठन एनपीसीआई द्वारा विकसित एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। यूपीआई जो संचालित है, यूपीआई के माध्यम से जो पेमेंट करते हैं रियल टाइम में, ये आपको ध्यान रखना है, ये एनपीसीआई के द्वारा ही विकसित किया गया है। एनपीसीआई का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई के जरिए पहली बार अगस्त 2023 में, यहाँ पर ये वर्ष भी आप लोग इंडिकेट कर लीजिए, अगस्त 2023 में लेन देन का आंकड़ा 10 मिलियन के पार पहुंच गया। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेन देन का आंकड़ा जो 10 मिलियन के पार पहुंचा, यानी कि 10 मिलियन से अधिक बार यूपीआई ट्रांजैक्शन किया गया है, ठीक है। ये यहाँ से ध्यान रखिए, रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त 2023 तक यूपीआई से मंथली ट्रांजैक्शन का जो आंकड़ा है ये 10.24 अरब के पर पहुंच गया, यानी कि इसके पार पहुंच गया। यहाँ पे पार होगा ना कि पर होगा, ठीक है। और ये लेन देन का जो कुल मूल्य वैल्यू था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी कुल मूल्य वैल्यू की बात हम यहाँ पर करें तो 15,18,456.4 करोड़ रुपए इसकी कुल मूल्य वैल्यू है। और जो ट्रांजेक्शन हुआ है, कितनी बार हुआ है, वो भी यहाँ पर दर्शाया गया आंकड़ों के माध्यम से कि 10 मिलियन से अधिक बार ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये तो रही बात यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न के बारे में, ये ध्यान रखिए। 2 पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में हुई थी,
ये ध्यान दीजिएगा 2016 में यूपीआई पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई थी और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट के मामले में वर्तमान में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सबसे आगे है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर देखें तो इस मामले में जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है वो सबसे आगे है। ठीक है, फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किन्हें? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि आर माधवन को अभी हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की यहाँ पर हम बात करें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष और साथ ही साथ गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। तो कौन है इनका नाम आपको ध्यान रखना है, बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन। अच्छा, आर माधवन से संबंधित कुछ पॉइंट हैं जो आप यहां से नोट करेंगे। दरअसल हाल ही में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड अर्थात आईफा, इसे आप आईफा शॉर्ट में जानते हैं, तो आईफा अवार्ड की बात करें तो 2023 में इसका 23वां पुरस्कार समारोह अभी हाल ही में अबू धाबी में आयोजित हुआ था। ये मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म समारोह में रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए आर माधवन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्योंकि यहाँ पर आर माधवन की चर्चा हुई तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आर माधवन के बेटे का नाम है वेदांत माधवन। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि 2023 में मलेशिया आमंत्रण आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में इन्होंने अभी हाल ही में 5 स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया था। काफी इंपॉर्टेंट है। आर माधवन के जो पुत्र है या फिर सुपुत्र है वेदांत माधवन, इन्होंने अभी हाल ही में इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने जो चर्चा किया था आईफा अवार्ड के बारे में, उसकी कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस अगर हम बात करें फिल्म पुरस्कार की तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला ये दृश्यम 2 को मिला और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना, आर माधवन को मिला रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट इस फिल्म के लिए। ठीक है, उसके अतिरिक्त कुछ और भी कैटेगरी है जो कि दर्शाई गई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आईफा अवार्ड 2023 से ये 23वें संस्करण से ये संबंधित है। इसके अतिरिक्त अगला हमारा होगा नेशनल फिल्म अवार्ड 2021। 2021 की घोषणा अभी हाल ही में हुई है, आई थिंक 10 दिन भी नहीं हुआ है, आई थिंक 10 दिन के आसपास ही हुआ है। तो इसके बारे में भी आपको हमने जानकारी दिया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जो मिला ये अल्लू अर्जुन को मिला फिल्म पुष्पा द राइज के लिए। ठीक है, और ये कंप्लीट सूची यहाँ पर आपके समक्ष है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो ये तो रही बात यहाँ पर विजेताओं की नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 से संबंधित। हालांकि कुछ और भी यहाँ पर फीचर फिल्म कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि हिंदी फिल्म के लिए सरदार उधम सिंह को पुरस्कार मिला, बेस्ट गुजराती फिल्म छेल्लो सो को पुरस्कार मिला। ये सभी यहाँ से ये नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 से संबंधित है। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और भी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड। ये 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में भी जानकारी हमने दिया है। हालांकि विस्तार पूर्वक ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमारे द्वारा आपको दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसे नहीं देख रहे हैं, अन्यथा ये वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आई थिंक 20 से 25 सेकंड लगेगा, पूरा इसे पढ़ लीजिएगा तो एक प्रकार से रिवीजन आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और भी है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला है भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड 2023। अच्छा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहला संस्करण है भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड का, जो कि अभी हाल ही में 2023 में ये पहला संस्करण आयोजित हुआ। बेस्ट एक्टर का खिताब मिला दिनेश लाल यादव को, बेस्ट एक्ट्रेस का पाखी हेंगड़े को। देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 ही पॉइंट है, बस 9 पॉइंट, 10 से 15 मिनट लगेंगे, इसको पूरी तरह से रट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऊपर में जो 2-3 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, नीचे में भी यहाँ पर शारदा सिन्हा संबंधित, संजय मिश्रा संबंधित, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाने योग्य। अच्छा, यहाँ पर अगर 10 पॉइंट में से मुश्किल से मुझे लगता है कि 20 मिनट में आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं, आप ये समझते हैं कि भोजपुरी से संबंधित एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर ये एग्जाम में पूछ लिया गया तो ये आपको मलाल रह जाएगा कि अगर मैं यहाँ से इसे पढ़ लेता तो निश्चित तौर पर एग्जाम में एक प्रश्न हमारा सही हो जाता। ठीक है, ये पहला संस्करण है इसका, तो नो डाउट यहाँ से हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बने। चलिए, अब यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 3 दिवसीय काठमांडू कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित हुआ है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये अभी हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित किया गया। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट है कि हाल ही में 1 से 3 सितंबर 2023 तक नेपाल के ललितपुर में 3 दिवसीय काठमांडू कलिंगा महोत्सव का आयोजन किया गया।
और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यशस्वी अकादमी नेपाल और साथ साथ भारत के कलिंगा साहित्य महोत्सव के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री MP शौद के द्वारा किया गया था। और इस सम्मेलन में भारत के अतिरिक्त नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया था। ठीक है, बांग्लादेश के या फिर इन सारे देशों के साहित्यकारों ने यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि काठमांडू कलिंग या फिर कलिंगा साहित्य महोत्सव ये इसका नाम है। हालांकि इसी प्रकार का एक साहित्य सम्मेलन कुछ समय पहले भी आयोजित हुआ था। आपको ध्यान रखना 17, 18 और 19 मार्च 2023 को नेपाल के विराटनगर में 3 दिवसीय नेपाल भारत साहित्य सम्मेलन या फिर महोत्सव का आयोजन हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मार्च महीने में ये 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। सितंबर 2023 में वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है। कहां पर आयोजित किया गया? एक्चुअली में यहाँ पर यह पूछा गया कि कहां पर यह आयोजित किया गया है, तो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर उसी के बारे में विस्तार से लिखा गया कि वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन 4 से 6 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां पर? तो ये नई दिल्ली में अभी हाल ही में ये आयोजित किया गया। ये यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, ये प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित किया जाने वाला ये कह सकते हैं सम्मेलन है। और इस सम्मेलन की बात करें तो नौसेना कमांडरों द्वारा ये महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों यानी कि जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं इस पर विचार यहाँ पर विमर्श किया जाता है, विचार विमर्श इसमें किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष ये 2 बार आयोजित होता है और इस वर्ष 2023 का ये दूसरा सम्मेलन था। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट की यहाँ पर हम बात करें तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार है और हाल ही में 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2023 तक ओमान की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। कौन? तो R हरि कुमार नौसेना प्रमुख है। अच्छा, भारतीय सेना के प्रमुखों की बात करें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्तमान में थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। वायु सेना प्रमुख है एयर मार्शल BR चौधरी अर्थात विवेक राम चौधरी। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो जनरल अनिल चौहान भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जो कि द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इससे पहले भारत के यानी कि जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो थे बिपिन रावत, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास। वर्ष 2021 में MI-17 V5 एक विमान था जिसका नाम था MI-17 V5। ठीक है, ये विमान का दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उस पर सवार कुल 14 लोगों की मौत हुई थी, उनमें उनकी पत्नी भी सवार थी। ठीक है, वे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, लेकिन वर्तमान में जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है यह है जनरल अनिल चौहान, जो कि द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का निर्माण किया है? तो अभी हाल ही में जो इसका निर्माण हुआ है, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि भारत। अच्छा, इसके बारे में चीजों को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल या फिर इसे आपदा अस्पताल भी कहकर संबोधित किया जा सकता है, जिसका नाम दिया गया आरोग्य मैत्री क्यूब। ये भारत के द्वारा अभी हाल ही में विकसित किया गया। अच्छा, यहाँ पर हमने आपदा अस्पताल शब्द का प्रयोग क्यों किया? दरअसल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए एयरलिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर लाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने आपदा अस्पताल शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस आरोग्य मैत्री क्यूब यानी कि जो ये पोर्टेबल अस्पताल है इसमें ऑपरेशन थिएटर, मिनी ICU, वेंटिलेटर और बहुत कुछ जो कि चिकित्सा से संबंधित है, जो इमरजेंसी में एक प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी सुविधाएं इसमें मिलने वाली है। तो अभी हाल ही में इस तरह का मतलब पहली बार विकसित किया गया है भारत के द्वारा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न कि हाल ही में कौन सा राज्य आधार से जुड़ा बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बना है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी यानी कि नागालैंड। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। नागालैंड हाल ही में आधार से जुड़ा हुआ जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगले कुछ पॉइंट में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट की। दरअसल भारत में आधार कार्ड सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में महाराष्ट्र से हुई थी। पहली बार इसकी जो शुरुआत हुई थी वो महाराष्ट्र से हुई थी। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में बने। ठीक है, 29 दिसंबर 2010 को
पहला UIDAI नंबर जो नंदुरबार एक जगह है, नंदुरबार महाराष्ट्र के एक निवासी को जारी किया गया था। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधार सिस्टम का जनक नंदन एम नीलेकनी को कहा जाता है, जिन्हें UIDAI का पहला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर देखिए एक जानकारी मैं आपको दे दूं। दरअसल यहाँ पर हमने जन्म पंजीकरण की बात की। दरअसल अभी हाल ही में एक जानकारी हमने आपको दिया था, आपको याद होगा कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर किसी ट्रांसजेंडर का पहली बार जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया राजस्थान के द्वारा, और उनका नाम था नूर शेखावत। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसजेंडर की बात हुई तो ऐसे में ध्यान रखें 14 जुलाई 2023 को किन्नर महोत्सव का आयोजन हुआ था प्रेमचंद रंगशाला पटना में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 14 जुलाई को ही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भी हुई थी। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब हाल ही में किसने अपने नाम किया है? मिसेज यूनिवर्स, यहाँ पर शब्द को ध्यान से देखिएगा। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब हाल ही में किसने अपने नाम किया? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि माधुरी पटेल। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली है माधुरी पटेल। तो अभी हाल ही में सी इज इंडिया द्वारा आयोजित मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन था ये सी इज इंडिया द्वारा किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र नागपुर की माधुरी पटेल ने मिसेज यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया। और इस जीत के साथ ही फिलीपींस के मनीला में 1 से 10 अक्टूबर तक यानी कि 2023 तक होने वाले आगामी मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह क्वालिफाई भी कर गए। ये भी यहाँ से नोट कीजिएगा। और इस प्रतियोगिता की बात करें मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 की, तो ये इस प्रतियोगिता का 8वां संस्करण था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जो सौंदर्य प्रतियोगिता है मिसेज यूनिवर्स 2023 उसकी बात, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित हुए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 71वीं मिस यूनिवर्स 2023 की बात करें तो अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल को यह पुरस्कार दिया गया। 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की बात करें जो 2021 में आयोजित हुए, हरनाज कौर संधू जो कि भारत के नाम रहा, ये चंडीगढ़ की रहने वाली है। और इसके अतिरिक्त मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब मिला कैरोलिना वेलास्का को, जो कि पोलैंड की है। मिसेज वर्ल्ड 2021-22 सैलन फोर्ड जो कि भारतीय अमेरिकी है। मिसेज वर्ल्ड 2022-23 की बात करें तो सरगम कौशल जो कि जम्मू कश्मीर भारत की रहने वाले हैं, यहाँ पर तो शब्द हट गया है। और इसके अतिरिक्त मिस वर्ल्ड 2022 की बात करें तो सिनी शेट्टी को, जबकि मिसेज बिहार 2023 की बात करें तो डॉक्टर रोहिणी को, जो कि सहरसा की रहने वाली है, पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर है, पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पीएन कॉलेज में। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है रोहिणी की, डॉक्टर रोहिणी की, तो अभी हाल ही में मिसेज इंडिया भी यही चुनी गई है, यह भी जानकारी आपको ध्यान होगा। हमने जो जानकारी आपको दिया था डॉक्टर रोहिणी के बारे में कि मिसेज बिहार 2023 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया, इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था, ये तो मिसेज बिहार 2023 की बात हुई, लेकिन डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज इंडिया 2023 का भी खिताब अपने नाम किया। कुछ समय पहले ही हमने आपको जानकारी दिया है, ये आपको याद होगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिसेज वर्ल्ड ये काफी इंपॉर्टेंट है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो आयोजन था ये 2022 में अमेरिका के लॉस वेगस में किया गया, और इसमें जम्मू कश्मीर भारत की सरगम कौशल ने इस खिताब को अपने नाम किया। ये यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 21 साल बाद किसी भारतीय ने इस खिताब को अपने नाम किया है। पिछली बार 2001 में यहीं पर लॉस वेगस में ही यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, और भारत की तरफ से अदिति गोवित्रीकर ने यह खिताब भारत को दिलाया था। तो ये भी नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर अगला पॉइंट है मिस वर्ल्ड सूची, जो कि भारतीयों के संदर्भ में। ठीक है, पिछली बार मिस वर्ल्ड का जो खिताब मिला 2017 में, ये मानसी छिल्लर को मिला था। आप यहाँ पर मानसी छिल्लर को इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि उससे पहले 2000 में ये प्रियंका चोपड़ा को, 1997 में डायना हैडन को, 1994 में ऐश्वर्या राय को, और 1966 में पहली बार मिस वर्ल्ड का जो खिताब मिला था ये रीता फारिया को मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने एक नए रेलवे स्टेशन का नाम दीघा गांव रेलवे स्टेशन रखने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया। एक सेकंड, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, मैंने यहाँ पे झारखंड को टिक कर दिया। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा महाराष्ट्र, अर्थात विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे और एरोली रेल लाइन के बीच बनाए गए नए रेलवे स्टेशन का नाम दीघा गांव रेलवे स्टेशन रखने की मंजूरी दी है। अच्छा, ये ठाणे वही है या फिर थाने भी कई जगह को मिलेगा? ये वही थाने है जब भारत में 1853 में पहली बार यहाँ से
मुंबई से थाने तक ट्रेन चलाई गई थी भारत के इतिहास में पहली बार। ये यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर कुछ जानकारी और भी आपको दे दूं, जैसे यहाँ पर जो हमने महाराष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है, फिर महाराष्ट्र की बात यहाँ पर की है, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, जो यहाँ पर हमने लिखा है दीघा गांव रेलवे स्टेशन, पहला ही विकल्प यहाँ पर हमने बिहार दिया है। ठीक है, तो दीघा शब्द देख के आप यहाँ पर बिहार को टिक नहीं कर देंगे, थोड़ा सा प्रश्न वो देखेंगे समझेंगे, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आंसर जो है वो पूर्ण रूप से आपका गलत हो जाएगा। एक जानकारी ये भी आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र और बिहार के बारे में कुछ बातें हमने आपको बतलाया था कि महाराष्ट्र और बिहार में एक स्थान औरंगाबाद है, औरंगाबाद बिहार में एक जिला है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी एक जगह है, हालांकि उसका नाम बदलकर अब संभाजी नगर कर दिया गया है। तो ये कुछ कॉमन चीजें होती है जहां से आपको कंफ्यूजन होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखें। चलिए, अब यहाँ पर आज के इस प्रश्न पे हम आ चुके हैं। आज का ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा जारी हालिया वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की आपको पहचान करना है, कमेंट करके लिखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। जो सारी जानकारी हमने आपको कोर्स के बारे में दिया था, जो ऑफर के बारे में दिया था, आप लोग इसका लाभ जरूर उठाइएगा। नो डाउट यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इस ऑफर के बारे में बात करें, ये ऑफर के बारे में आप यहाँ पर तमाम चीजों को देख सकते हैं। यही वो कोर्स है, इस कोर्स को आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो गुरु 70 ये प्रोमो कोड है, इसका आप लोग इस्तेमाल कीजिए और यहाँ से तमाम चीजों का आप लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अब आपका जो मतलब टेस्ट है करंट अफेयर्स का, वो अब शुरू होने वाला है एक्सपेक्टेड प्रश्नों का, जो कि हम 69वें बीपीएससी एग्जाम के लिए लेकर आपके लिए आए हैं, वो आपको अब रेगुलर वे में मिलने वाले हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।